नमस्कार दोस्तों, डेट आज के देखो 14 दिसंबर 2024 है और स्वागत है आपका एटोएल डिस्कशन में। आज टोटल देखो 3 इश्यूज हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आर्टिकल आज हम डिस्कस करेंगे अतुल सुभाष का जो केस सामने आया है। हमारे देश में जो लॉज हैं पूरी तरह से देखो जेंडर न्यूट्रल नहीं है। मैन के साथ में कुछ गलत होता है तो कोई उनके लिए सेफ गार्ड नहीं है, उनको प्रोटेक्ट करने के लिए कोई प्रोविज़न नहीं है हमारे देश के कानूनों में, जिसकी वजह से अतुल सुभाष जैसे ना जाने कितने लोग सुसाइड कर लेते हैं। तो काफ़ी ज़्यादा सुर्खियों में है मैन राइट्स वाला इशू। सबसे पहले हम यही डिस्कस करेंगे। दूसरे नंबर पे फिर सुप्रीम कोर्ट ने मणिपुर की सरकार को आदेश दिया है, ये आर्टिकल हम डिस्कस करेंगे। फिर देखो ये नीचे जो आर्टिकल है ये सेकुलरिज्म से संबंधित है, इसे हम डिस्कस करेंगे। पंजाब में सेकुलरिज्म, और ऊपर ये जो आर्टिकल है ये तो सिर्फ एग्जाम्पल देने के लिए है, तो इसे भी हम बस एग्जाम्पल देने के लिए थोड़ा सा बता दूंगा, आप एग्जाम्पल दे सकते हो इस आर्टिकल से। लेकिन डिस्कशन हम स्टार्ट करें उससे पहले, कल आपके आंसर्स देखो बहुत बढ़िया थे, कई लोगों ने बहुत स्ट्रक्चर्ड वे में आंसर दिए। कल जो डायलेमा मैंने पूछा था, ज़्यादातर लोगों ने, ज़्यादातर क्या ऑलमोस्ट सभी ने जूनियर डॉक्टर की ही बात को सही बोला और उनकी बात सही भी है। लेकिन आज आपके लिए एक और डायलेमा है। एक पर्सन है जिनका नाम है रामनाथ। ये जो तस्वीर में आप देख रहे हो ये है रामनाथ। तो रामनाथ की जो वाइफ है ना काफ़ी बीमार है और डॉक्टर ने बोला है आप ये इंजेक्शन लेके आओ, अगर इंजेक्शन तुरंत की तुरंत लेके आओगे तभी जान बच सकती है, अदरवाइज नहीं बचेगी। रामनाथ बहुत गरीब हैं, 1 लाख रुपए का जुगाड़ करना उनके बस की बात नहीं है। तो वो मेडिकल की दुकान पे जाते हैं, देखते हैं, पूछने जाते हैं कितने का इंजेक्शन है, तो मेडिकल वाले बोलते हैं कि ये काफ़ी महंगा इंजेक्शन है, 1 लाख का है। तो रामनाथ को पता था कि 1 लाख का मैं जुगाड़ कैसे भी करके नहीं कर सकता, मुझे कहीं से नहीं मिल सकते। तो एक और कस्टमर आ जाता है मेडिकल वाले के पास में, और मीनवाइल रामनाथ चुपके से उस इंजेक्शन को लेके चले जाते हैं तुरंत के तुरंत। अपनी पत्नी के प्रति उनका प्रेम बहुत ज़्यादा था और उनकी जान बचाने के लिए वो चोरी कर लेते हैं। तो आप बताइए क्या ये सही है या गलत है? वैल्यूज सोच के बताइए, तभी तो आपकी थॉट प्रोसेस डेवलप होगी, तभी तो आप एथिक्स में लिख पाओगे। वैल्यूज जैसे देखो, एक तरफ उनका अपनी पत्नी के प्रति लव है, जो लव्ड वंस होते हैं उनके प्रति मोरल ड्यूटी होती है कि उनकी जान बचाना, उनकी वेलफेयर सुनिश्चित करना, और जान तो वैसे भी बहुत ज़्यादा प्रीशियस होती है। लेकिन दूसरी तरफ एज ए नागरिक ड्यूटी है कि चोरी मत करना, उनकी एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कानून तोड़ना तो वैसे भी गलत है। यूटिलिटेरियन पर्सपेक्टिव से देखें तो ठीक है, देखो चोरी की लेकिन जान बची। बट आप बताओ, आप क्या सोचते हो? इस प्रकार से कोई चोरी करता है तो आप उसे जस्टिफाई करोगे, आप उसे गलत बोलोगे, आप बोलोगे इस प्रकार से तो हर कोई ऐसा ही करेगा तो समाज बिखर जाएगा। आपको क्या बोलना है इस डायलेमा के बारे में? आप कैसे इस डायलेमा को रिजोल्व करोगे? मान लीजिए इंटरव्यू में आपसे पूछ लिया जाता है, कमेंट बॉक्स में बताइए। अब चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। आज की डिस्कशन में फर्स्ट इंपोर्टेंट आर्टिकल मैन राइट्स के बारे में है। कंटेक्स्ट क्या है? कंटेक्स्ट देखो, अभी तक आपने भी सुन लिया होगा। ये जो तस्वीर आप देख रहे हो ना स्लाइड पे, ये तस्वीर है अतुल सुभाष की। बेंगलोर में अतुल सुभाष जो कि एक एआई इंजीनियर थे, मंडे को इनका शव बरामद हुआ, इनकी डेड बॉडी मिलती है। और मरने से पहले ना इन्होंने 24 पेजेस का एक सुसाइड लेटर लिखा और एक वीडियो भी रिकॉर्ड की, जिसमें उन्होंने बताया कि किस प्रकार से उनकी वाइफ और उनके रिलेटिव्स की वजह से वो सुसाइड कर रहे हैं। उन्होंने पूरी कहानी बताई कि शादी के बाद मैंने सब कुछ किया, घर के जो एक्सपेंसेस थे वो उठाए, घर के लिए पैसे दिए, फैमिली को सपोर्ट किया, जो भी एक हस्बैंड करता है मैंने सब किया। इवन फैमिली के कहने पर फैमिली के जो रिलेटिव्स हैं उनको भी पैसे दिए, लेकिन फैमिली के रिलेटिव्स को पैसा देने से मना करने पर थोड़े रिलेशंस बिगड़ गए और मेरे खिलाफ ना 9 केसेस दर्ज करवा दिए गए। ये जो 9 केसेस थे, मर्डर, डोरी, रेप, सेक्सुअल असोल्ट, अननेचुरल सेक्स, इन सब चार्जेस से संबंधित थे। अतुल सुभाष ने अपनी वीडियो में यह भी आरोप लगाया कि रिलेशंस खराब होने पर वाइफ जो थी बच्चे को अपने साथ में ले गई और कोर्ट में एलिमोनी की डिमांड की गई। शुरुआत में 80,000 पर मंथ बच्चे के खर्चे के लिए एलिमोनी की डिमांड शुरुआत में 1 करोड़ की गई, जो बढ़ के बाद में 3 करोड़ हो गई। और ये तब था जब अतुल सुभाष की जो वाइफ थी वो खुद एक एसेंचर कंपनी में काम करती थी और अच्छी खासी सैलरी पर थी। अतुल सुभाष ने
नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो का डेटा दिखाया अपनी वाइफ को, निकिता सिंघानिया को, और बताया कि देखो इस प्रकार की सिचुएशन से हरास होके न जाने कितने जो मैन हैं वो सुसाइड कर लेते हैं। तो जवाब में निकिता ने बोला कि तुम भी सुसाइड कर लो, और आखिरकार अतुल सुभाष ने सुसाइड ही कर लिया। इस आर्टिकल में ये बोला जाता है हमारे देश में जो कानून है ना वो देखो जेंडर न्यूट्रल नहीं है। सभी जो कानून हैं वो महिलाओं के पर्सपेक्टिव से बनाए गए हैं, और अगर कोई मैन हरासमेंट वगैरह फेस करता है तो मैन की हरासमेंट को थोड़ा लाइटर वे में लिया जाता है, और कुछ लोग तो मजाक भी उड़ाते हैं। इतिहास देखो हमें बताता है महिलाओं का काफी शोषण हुआ है, इस बात में कोई डाउट नहीं है, और उसी शोषण को प्रिवेंट करने के लिए जो कानून हैं वो इतने ज़्यादा सख्त हैं, इतने ज़्यादा स्ट्रिक्ट हैं, और समय के अनुसार ये जो कानून हैं बल्कि और ज़्यादा स्ट्रिक्ट हुए हैं। लेटेस्ट आप देखिए 2012 में निर्भया केस सामने आया था, तो रेप के जो चार्जेस हैं, रेप के लिए जो प्रोविजन है उनको और ज़्यादा स्ट्रिक्ट बना दिया गया ताकि मैन में डर पैदा किया जा सके। अब देखो, लेकिन एक कड़वी सच्चाई मैं आपको बताता हूं, क्या आज महिलाओं का शोषण होता है? बिल्कुल होता है, पूरी तरह से बंद नहीं हुआ है। लेकिन दूसरा एस्पेक्ट ये है, बहुत ज्यादा फर्जी केसेस सामने आते हैं और मैन का हरासमेंट होता है। कुछ जो महिलाएं हैं इन स्ट्रिक्ट लॉज का मिसयूज करती हैं, ब्लैकमेलिंग के लिए, रिवेंज के लिए, बदला लेने के लिए इनका मिसयूज किया जाता है। बट उसके अगेंस्ट कोई प्रोटेक्शन नहीं है मैन के पास में। अगर एक मैन इनोसेंट है पूरी तरह से, उसकी कोई गलती भी नहीं है, उसको बचाने वाला कोई नहीं है। एक विष्णु तिवारी का केस आपने फेमस केस सुना होगा। रेप के चार्जेस में उसे जेल में डाल दिया गया, कोई सबूत नहीं था, ना कोई इंटरनल इंजरी के एविडेंस, ना एक्सटर्नल इंजरी के एविडेंस, ना कोई मेडिकल रिपोर्ट, कुछ भी नहीं था। महिला के कहने पर महिला ने बोला कि रेप हुआ है, विष्णु तिवारी को जेल में डाल दिया गया। उसने 20 साल तक जेल काटी और बाद में उसे बरी कर दिया गया कोर्ट के द्वारा। क्या विष्णु तिवारी के कोई 20 साल लुटा सकता है? नहीं, कोई भी नहीं लुटा सकता। दिल्ली कमीशन ऑफ वुमेन की एक रिपोर्ट है, निर्भया केस के बाद आई थी। उस रिपोर्ट में यह बोला गया, देखो रेप केसेस में ना आधे से ज्यादा जो केसेस होते हैं ना वो फॉल्स प्रूव होते हैं, वो फर्जी केसेस होते हैं। देखो रेप एक ना नॉन बेलेबल ऑफेंस है, और कई बार तो केस फाइल होने के बाद ना इमीडिएट अरेस्ट हो जाता है। इमीडिएट अरेस्ट, जैसे ही एफआईआर दर्ज हुई इमीडिएट अरेस्ट कई बार हो जाता है। लेकिन देखो जब तक ट्रायल चलेगा बेल नहीं मिलेगी। तो ऐसे में ना जिस मैन पर रेप के आरोप लगे हैं उसे पहले ही गिल्टी मान लिया जाता है। वैसे नेचुरल जस्टिस का प्रिंसिपल यह बोलता है जब तक किसी पे आरोप साबित ना हो जाए तो उसे निर्दोष माना जाए, उसे इनोसेंट माना जाए। लेकिन हमारे समाज में क्या होता है, जैसे ही किसी मैन पे आरोप लगता है, चाहे वो फर्जी आरोप हो, उसे उसी समय गिल्टी मान लिया जाता है। फिर देखो उस मैन का करियर, पैसा, समाज में इज्जत, सब कुछ नष्ट हो जाता है, सब कुछ डिस्ट्रॉय हो जाता है। बाद में बेशक वो कोर्ट से बरी हो जाए, फिर उस चीज को कोई तवज्जो नहीं दिया जाता, उसके ऊपर एक टैग लग जाता है उस मैन के ऊपर। इतनी खराब सिचुएशन होती है। फिर नेक्स्ट पॉइंट आर्टिकल में यह बोला जाता है, जयपुर में ना एक गैंग सामने आई। 4-5 लोग थे गैंग में, और उस गैंग में महिलाएं थी, पुरुष थे। उन्होंने ना अपना ये पूरा बिजनेस बना रखा था। बिजनेस ये था कि समाज में कोई इज्जतदार पर्सन हो जिसको अपनी इज्जत का बहुत डर है, उसके पास थोड़े पैसे हैं, तो उसके खिलाफ ना तुरंत के तुरंत फॉल्स रेप केस दर्ज करवाया जाए और बाद में उसे ब्लैकमेल किया जाए, अगर पैसे नहीं दोगे तो ये रेप केस हम वापस नहीं लेंगे। तो बाद में जब पुलिस ने एक केस में, कोई इन्फ्लुएंशियल पर्सन था, इन्वेस्टिगेशन की डिटेल से, आमतौर पे देखो छोटे मोटे केसेस में पुलिस जांच ही नहीं करती, लेकिन कोई इन्फ्लुएंशियल पर्सन था जिसको इस जयपुर गैंग ने फांसने की कोशिश की थी, तो बाद में पता लगा 15 करोड़ ये जो गैंग है वो एक्सटोर्ट कर चुका था, वसूल चुका था 25 फॉल्स रेप केसेस दर्ज करवा के, और वो भी सिर्फ 1 साल में। आप देख लीजिए हालात। ऐसे ही लोग, ऐसी ही महिलाएं जो फॉल्स रेप केसेस दर्ज करवाती हैं ना, वही महिलाओं की सबसे बड़ी दुश्मन है। क्योंकि असल में जब
वास्तव में किसी महिला के साथ अन्याय होगा और वो केस दर्ज करवाएगी ना, तो ऐसा हो जाएगा कि उस केस को भी शक की निगाहों से देखा जाएगा, क्या ये फॉल्स रेप केस तो नहीं है। इसी वजह से जो महिलाएं गलत केस दर्ज करवाती है ना, वही महिलाओं की सबसे बड़ी दुश्मन है। जयपुर की तरह देखो पुणे में भी एक ऐसा ही केस सामने आया। एक गैंग ने 40 मैन के अगेंस्ट फॉल्स केसेस दर्ज करवाए और लाखों रुपए वसूल लिए। अब देखो दिक्कत पता क्या है, ये मिसयूज क्यों होता है? मिसयूज इसलिए होता है कि फॉल्स रेप केस दर्ज होने के बाद में ना मैन के पास में कोई प्रोटेक्शन है ही नहीं, कोई सेफ्टी है ही नहीं। कोर्ट का प्रोसेस इतना टाइम कंज्यूमिंग है कि लोग ना डिप्रेशन में चले जाते हैं। लोग सोचते हैं यार रफा दफा करो, 10 लाख रुपए देने पड़ रहे हैं, दे दो, लेकिन समाज में कम से कम इज्जत तो नहीं जाएगी, कोर्ट के चक्कर तो नहीं लगाने पड़ेंगे। तो इस वजह से इतना लोग डरते हैं, इतना मैन डरते हैं। फिर नेक्स्ट एस्पेक्ट आर्टिकल में बोला जाता है, पहले ना आईपीसी सेक्शन 375 एंड आईपीसी सेक्शन 376, अब तो भारतीय न्याय संहिता आ गया ना, इसमें ना एक छोटी सी लाइन है रेप और कंसेंसुअल सेक्सुअल रिलेशनशिप के बीच में, वो है कंसेंट। कंसेंट के साथ में किया जाए तो वो कंसेंसुअल सेक्सुअल रिलेशनशिप, और बिना कंसेंट के किया जाए तो वो रेप है। बट देखो ये जो लाइन है ना, ये ब्लर हो चुकी है। बहुत बार ऐसा होता है कि पहले कंसेंट के साथ में सेक्सुअल रिलेशनशिप इस्टेब्लिश कर ली, लेकिन बाद में बोल दिया कि कंसेंट नहीं थी, तो ऐसे केसेस में भी मैन फंस जाते हैं। ऐसे केसेस में भी मैन की सेफ्टी के लिए प्रॉपर प्रोविजन है नहीं, सेफगार्ड्स है नहीं कानून में। तो ये जो लाइन है ना रेप और कंसेंसुअल सेक्सुअल रिलेशनशिप की, ये लाइन काफी ज्यादा ब्लर हो चुकी है। इवन देखो आईपीसी में ना सेक्शन 498A हुआ करता था, अब भारतीय न्याय संहिता में अलग प्रोविजन होगा। तो इसमें ना दहेज के अगेंस्ट केसेस दर्ज किए जाते हैं। पत्नी और पति के बीच में बनती नहीं, तो सबसे पहला काम पत्नी के द्वारा यही किया जाता है, दहेज का केस दर्ज करवाना, अननेचुरल सेक्स का केस दर्ज करवाना, ये कुछ केसेस दर्ज किए जाते हैं। कुछ जानकार ये भी बोलते हैं अगर ये केसेस ना दर्ज करवाए जाएं हस्बैंड के अगेंस्ट, फिर हस्बैंड जो है वो सेटलमेंट के लिए भाव ही नहीं देता, मतलब उसे फर्क ही नहीं पड़ता कि हाँ भाई पत्नी अलग रह रही है, तो जानबूझ के ये केस दर्ज करवाए जाते हैं ताकि जल्द से जल्द सेटलमेंट हो, डाइवोर्स हो। बट देखो और भी कानून है, जैसे डोमेस्टिक वायलेंस का एक्ट है। डोमेस्टिक वायलेंस का एक्ट सिर्फ महिलाओं के लिए है, पुरुषों के लिए नहीं है। एक पुणे का केस था जिसमें ना पत्नी ने अपने पति को इतना मारा कि हस्बैंड की डेथ हो गई। ये तो देखो डेथ हो गई, तब वाइफ के अगेंस्ट आईपीसी 302 के तहत, ये देखो मुझे पुराना याद है आईपीसी सेक्शंस, इसलिए मैं पुराना ले रहा हूं। अब भारतीय न्याय संहिता में चेंज हो गया है, कायदे से मुझे भी नया बोलना चाहिए, लेकिन आज पुराने से ही काम चला लेते हैं। तो आईपीसी 302 के तहत केस दर्ज हुआ, मर्डर के चार्जेस दर्ज हुए, और क्वेश्चन ये उठता है अगर देखो ये तो हस्बैंड मर गया तब केस दर्ज हो गया वाइफ के अगेंस्ट, अगर हस्बैंड अधमरी हालत में रहता, वाइफ ने उसे मारा है, तो क्या उस सिचुएशन में हस्बैंड के पास में कोई प्रोटेक्शन, कोई सेफगार्ड था? इसका आंसर है नो। डोमेस्टिक वायलेंस में अगर पुरुषों के अगेंस्ट वायलेंस होता है तो पुरुषों के सेफगार्ड के लिए कोई प्रोविजन है ही नहीं। फिर इसके बाद आर्टिकल में ना मेंटेनेंस लॉज की बात की जाती है। देखो पहले ना हमारे समाज में पर्दा सिस्टम हुआ करता था, महिलाएं काम नहीं करती थी, पूरी तरह से डिपेंडेंट थी पुरुषों के ऊपर अपना जीवन चलाने के लिए, और कई बार पुरुष इस चीज का फायदा भी उठाते थे। मतलब उन्हें पता होता था हम पुरुषों को कि महिलाएं हमारे ऊपर डिपेंडेंट है, तो वो उनकी एक्टिविटीज को कंट्रोल करते थे पुरुष। महिलाओं को डर लगता था कि वो हमें पैसा नहीं देंगे पुरुष, तो इस वजह से पुरुष उनकी एक्टिविटीज को कंट्रोल किया करते थे कि देखो तुमने हमारी बात नहीं मानी तो हम तुम्हें पैसा नहीं देंगे। बट आज सिचुएशन अलग हो चुकी है। आज देखो महिलाएं भी जॉब करती हैं, तो वैसे तो देखो मेंटेनेंस जब तय होता है ना, बहुत सारे फैक्टर्स ध्यान में रखे जाते हैं। वाइफ की कितनी सैलरी है और हस्बैंड की कितनी सैलरी है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कैसा है, बहुत सारे फैक्टर्स तय देखे जाते हैं। बट आमतौर पे देखो ऐसा होता है, कई केसेस तो ऐसे भी सामने आए कि इवन डिसेबल को भी बोल दिया गया जिसकी जॉब चली गई थी कि जॉब चली गई तो क्या हुआ, पैसे तो देने ही पड़ेंगे। मतलब कई बार जज इतने ज़्यादा क्रूर हो जाते हैं, देखते ही नहीं
कि हस्बैंड के पास में पैसे हैं नहीं हैं, उसकी सिचुएशन क्या है, देखते ही नहीं है। इस केस का नाम ना शिव कुमार केस था। शिव कुमार केस में ना ये शिव कुमार डिफरेंटली एबल्ड पर्सन थे और ये मेंटेनेंस नहीं दे पाए तो इनको जेल भेज दिया गया। तो लास्ट में राइटर देखो ये बोलते हैं, इन सब चीजों को देखते हुए ना थोड़ा सा अब ना पॉलिसी मेकर्स जो है ना उनको इन्वेस्टिगेट करना चाहिए। अगर फॉल्स रेप केसेस सामने आ रहे हैं तो उसकी रोकथाम के लिए कुछ किया जाए, क्योंकि पेनल्टी नहीं है। अगर कोई महिला झूठा रेप का केस दर्ज करवाती है ना तो उसके खिलाफ कोई पेनल्टी नहीं लगती, वो महिला फिर से झूठा केस दर्ज करवा सकती है। तो ऐसे कुछ प्रोविजंस होने चाहिए कि झूठा केस दर्ज करवाने पे आपको सजा हो सकती है 1 महीने की, या फिर फाइन लग सकता है, मॉनिटरी फाइन लग सकता है, ऐसा कुछ। राइटर ये भी सजेस्ट करते हैं कि रेप का केस दर्ज होने पे ना तुरंत की तुरंत अरेस्ट ना किया जाए, पहले एविडेंस वेरीफाई होने चाहिए, इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, तब जाके अरेस्ट किया जाए रेप का केस दर्ज होने पर। और मेंटेनेंस की जब बात हो ना, मेंटेनेंस और एलिमोनी की, तो उस समय वाइफ का इनकम लेवल वो सब भी देखा जाए, वाइफ की फैमिली के पास क्या स्टेटस है, वो सब चीजें भी देखी जाएं। क्या हस्बैंड मेंटेनेंस देने में सक्षम है या नहीं है, वाइफ काम करती हैं या नहीं करती हैं, ये सब चीजें देखी जाएं। और आमतौर पे देखो हमारे देश में ऐसा होता है कि चाइल्ड की जो कस्टडी है ना ज्यादातर समय वाइफ को दे दी जाती है, लेकिन इंटरनेशनल सिस्टम को फॉलो होना चाहिए जिसमें शेयर्ड पेरेंटिंग का मॉडल है, मिल के पालो। तो ऐसा मॉडल, शेयर्ड पेरेंटिंग का मॉडल हमारे देश में भी अपनाने की आवश्यकता है। तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया। आप बताइए कमेंट बॉक्स में आपकी क्या राय है इस इशू के ऊपर। क्या आप राइटर के सुझावों से, राइटर के आर्ग्यूमेंट से सहमत करते हैं, या फिर आपके मन में कोई और आइडिया आया है, कुछ और आर्ग्यूमेंट आया है, तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में दीजिए। अब देखो आज ना 2 आर्टिकल्स सेकुलरिज्म से संबंधित हैं, तो दोनों के बारे में ना थोड़ा थोड़ा मैं आपको बता देता हूं, ताकि आप सेकुलरिज्म से संबंधित अगर क्वेश्चन यूपीएससी के द्वारा पूछ लिया जाए तो आप एग्जाम्पल दे इसको। पहले पंजाब से संबंधित ये आर्टिकल है। क्या हुआ पंजाब में, देखो अकाल तख्त का नाम आपने सुना होगा। अकाल तख्त मतलब सिख कम्युनिटी की ना हाईएस्ट टेम्परल सीट है। मतलब सिखिज्म में ना चाहे रिलीजियस मैटर्स हों या फिर स्पिरिचुअल मैटर्स हों, अल्टीमेट अथॉरिटी है सिख कम्युनिटी को गाइड करने के लिए अकाल तख्त। और अकाल तख्त से जो फरमान आता है ना वो सिख कम्युनिटी को मानना पड़ता है। तो ये एक चीज है। अब दूसरी चीज है शिरोमणि अकाली दल। शिरोमणि अकाली दल क्या है? ये पंजाब की एक पॉलिटिकल पार्टी है जो देखो हिस्टोरिकली सिख इश्यूज को रिप्रेजेंट करती आई है। अब हुआ ये, अकाल तख्त जो कि देखो सिखिज्म में हाईएस्ट टेम्परल सीट है, जिसकी अथॉरिटी सबको माननी पड़ती है, जिसका आदेश सबको मानना पड़ता है, इन्होंने ना अकाल तख्त ने आदेश ये दिया कि अकाली दल के कुछ लीडर्स इंक्लूडिंग सुखबीर बादल, इनको पनिश करने का आदेश दिया गया अकाल तख्त के द्वारा। और यह आदेश क्यों दिया गया? यह आदेश इसलिए दिया गया, आरोप यह लगा अकाली लीडर्स के ऊपर, 2007 से लेकर 2017 के बीच में अकाली दल की सरकार थी पंजाब में, तो उस समय इन्होंने ना कुछ गलतियां की थी। जैसे डेरा चीफ जो राम रहीम थे ना, उनको माफी दिलवाई। गुरु ग्रंथ साहिब जी के बेअदबी का केस सामने आया था, लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे, उन पे गोलियां चली थी, उसका आरोप भी अकाली दल पे लगा। तो उस दौरान इन्होंने जो गलतियां की थी ना, उन गलतियों के लिए इनको पनिश करने का आदेश दिया गया अकाल तख्त के द्वारा। अब देखो आज के इस आर्टिकल में ना राइटर ये बोलते हैं, देखो सेकुलरिज्म जो है ना भारत के संविधान का एक इंपॉर्टेंट पार्ट है, इंपॉर्टेंट कॉर्नर स्टोन है, आप कह सकते हो। सेकुलरिज्म क्या है? सेकुलरिज्म का मतलब है स्टेट और रिलीजन के बीच में क्लियर सेपरेशन। पॉलिटिकल पार्टीज को रिलीजियस अथॉरिटीज के इन्फ्लुएंस से दूर रहना चाहिए। यह देखो इसलिए जरूरी है क्योंकि इंडिया जैसे डाइवर्स नेशन में ना रिलीजन और पॉलिटिक्स का मिलना विभिन्न कम्युनिटीज के बीच में ना डिवीजन्स को बल्कि और ज्यादा बढ़ा देता है। और किसी भी देश की डेमोक्रेसी में ना पॉलिटिकल पार्टीज को ना जनता के प्रति अकाउंटेबल रहना चाहिए, ना कि किसी रिलीजियस अथॉरिटी के प्रति। और अगर कोई रिलीजियस बॉडी पॉलिटिक्स के अंदर इंटरफेयर करती है ना, तो वो लोग जो उस रिलीजियस बॉडी के मेंबर नहीं है, मतलब उस धर्म से नहीं आते हैं, तो फिर उनके राइट्स का अंडरमाइन
होता है। अब इस केस को ना थोड़ा और डिटेल से देखिए। वैसे देखो, अकाल तख्त जो है ना, अगर मान लीजिए किसी ने, कोई सिख है और किसी ने रिलीजियस मिसकंडक्ट किया है ना, तो उसके लिए अकाल तख्त जो है वो पनिशमेंट दे सकता है, इसमें कुछ गलत नहीं है। अगर किसी सिख ने रिलीजियस कोड को ब्रेक किया है तो फिर अकाल तख्त के द्वारा पनिशमेंट दी जा सकती है और माफी मंगवाई जा सकती है। दूसरी चीज, पॉलिटिकल प्रॉब्लम देखो तब पैदा होती है जब इवन अकाल तख्त ने ना शिरोमणि अकाली दल के इंटरनल मैटर्स में भी इंटरफेयर करना स्टार्ट कर दिया। अकाल तख्त ने यह बोला कि शिरोमणि अकाली दल के जो अभी प्रेसिडेंट है ना, सुखबीर बादल, इनको इस्तीफा देना पड़ेगा, मेंबरशिप ड्राइव चलाई जाए शिरोमणि अकाली दल का मेंबर बनाने के लिए, और इसके बाद में जल्द से जल्द शिरोमणि अकाली दल के अंदर विभिन्न पदों पर इलेक्शंस करवाए जाएं। ये सब आदेश भी अकाल तख्त के द्वारा दिया गया। अब देखो, शिरोमणि अकाली दल ये एक रजिस्टर्ड पॉलिटिकल पार्टी है जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के अंडर ऑपरेट करती है। रिलीजियस अथॉरिटी का पॉलिटिकल पार्टी के मैटर्स में इंटरफेयर करना ये सेकुलर प्रिंसिपल्स को अंडरमाइन करता है और ये गलत प्रेसिडेंट सेट करता है, जहां पे जो रिलीजियस बॉडीज हैं वो डेमोक्रेटिक प्रोसेसेस को इंपैक्ट करें। ये गलत प्रेसिडेंट है। तो ये तो हमने डिस्कस किया पंजाब वाला केस। अब आप एक और केस देखिए, इलाहाबाद हाईकोर्ट के एक जज एस.के. यादव। अब देखो, आपको पता है सेकुलरिज्म का प्रोविजन हमारे देश के संविधान में किया गया है। जुडिशरी का काम है जनता के राइट्स को प्रोटेक्ट करना, संविधान की जो वैल्यूज हैं उनको प्रोटेक्ट करना। लेकिन सोच के देखिए, अगर एक जज खुद माइनॉरिटी कम्युनिटी के अगेंस्ट हेट स्पीच देगा तो फिर कैसे उम्मीद की जा सकती है कि जुडिशरी जो है संविधान की वैल्यूज को प्रोटेक्ट करेगी, जुडिशरी जो है वो जनता के राइट्स को प्रोटेक्ट करेगी, जनता का राइट टू रिलीजन को प्रोटेक्ट करेगी। कैसे हम ये उम्मीद कर सकते हैं? तो बात देखो ये है, सेकुलरिज्म सिर्फ संविधान में प्रोविजन करने से नहीं होगा। हमारी जुडिशरी जो गार्डियन है वो देखो निष्पक्ष होकर काम करे, इंडिपेंडेंट ढंग से काम करे, सभी धर्मों को बराबर मान के काम करे, तब सेकुलरिज्म आएगा। तो ये आप एग्जांपल दे सकते हो। जस्टिस एस.के. यादव ने जो हेट स्पीच दी माइनॉरिटी कम्युनिटी के अगेंस्ट, अब सुप्रीम कोर्ट ने रिपोर्ट मांग ली है इस इशू पे, विपक्ष इंपीचमेंट करना चाहता है और देखो होना भी चाहिए। अगर ऐसे पद पर रहते हुए कोई इतना बायसनेस रखता है, चाहे हिंदू कम्युनिटी के अगेंस्ट चाहे मुस्लिम कम्युनिटी के अगेंस्ट, तो फिर देखो उसको इस पद पे रहना ये पद की गरिमा को खराब करने वाली चीज है। तो ये दो एग्जांपल्स आप दे सकते हो। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल, सुप्रीम कोर्ट ने मणिपुर की सरकार को आदेश दिया है। आप सिलेबस में जीएस पेपर सेकंड के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। देखो, ये तो आपको पता है पिछले ऑलमोस्ट 1.5 सालों से मणिपुर में दो एथनिक ग्रुप्स के बीच में टेंशंस हैं। एक तरफ मेतेई कम्युनिटी है और दूसरी तरफ कुकी ट्राइब है। कुकी ट्राइब हिल्स में रहती हैं और मेतेई कम्युनिटी के लोग प्लेन्स में रहते हैं। कन्फ्लिक्ट की शुरुआत हुई थी मेतेई कम्युनिटी को शेड्यूल्ड ट्राइब का स्टेटस मिलने के बाद में, जिसको कुकी और नागा ट्राइब्स ने अपोज किया और काफ़ी कन्फ्लिक्ट्स हुए दोनों के बीच में। ये सब आपको पता है। 1.5 सालों में देखो बहुत वायलेंस हुआ है, बहुत लोगों की जान गई है, बहुत प्रॉपर्टीज़ को डिस्ट्रॉय किया गया है और बहुत सी प्रॉपर्टीज़ पे एंक्रोचमेंट हो गया है, कब्जा हो गया है। तो अब सुप्रीम कोर्ट ने यह आदेश दिया है मणिपुर की सरकार को कि आप ना सारी डिटेल्स दीजिए, कितनी प्रॉपर्टी डिस्ट्रॉय हुई है और कितनी प्रॉपर्टीज पे एंक्रोचमेंट हुआ है पिछले 1.5 सालों में। एंक्रोचमेंट यानी कब्जा। ये किस लिए रेलेवेंट है? आप पूछोगे किस लिए रेलेवेंट है? रेलेवेंट देखो इसलिए है, कम से कम वायलेंस और जो तबाही हुई है उसका कम से कम स्कोप तो पता लगे कि कितने बड़े लेवल पे तबाही हुई है। ये पता लगेगा जब सारी डिटेल्स सुप्रीम कोर्ट के सामने आएंगी। आर्टिकल में देखो ये बोला जाता है, सुप्रीम कोर्ट का यहाँ पे इंटरवेंशन ना एक एक्सेप्शनल स्टेप था, क्योंकि कायदे से काम तो ये स्टेट और यूनियन गवर्नमेंट का था, लेकिन ये दोनों गवर्नमेंट्स पूरी तरह से फेलियर साबित हुई और वायलेंस को कंट्रोल नहीं किया जा सका और ना ही स्टेट गवर्नमेंट की अकाउंटेबिलिटी फिक्स हुई। तो सोशल ट्रस्ट जो है पूरी तरह से कोलैप्स हो गया था मणिपुर में। और बाद में सुप्रीम कोर्ट ने एक कमेटी गठित की थी, जस्टिस गीता मित्तल लेड कमेटी। इस कमेटी को यह काम दिया गया था कि मणिपुर में जो भी वायलेंस के केसेस सामने आए हैं ना, तो उनकी इन्वेस्टिगेशन अच्छे से हो, ये इंश्योर करना
और ह्यूमैनिटेरियन रिलीफ और रिहेबिलिटेशन जो प्रोवाइड किया जा रहा है, जैसे रिलीफ कैंप्स में, वहाँ पे फैसिलिटीज़ को सुपरवाइज करना। और सबसे लास्ट में स्टेट गवर्नमेंट कितना ज़्यादा सीरियस है वायलेंस केसेस को रिजोल्व करने के लिए, ये देखना। ये सब काम कर रही है ये गीता मित्तल वाली कमेटी, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने अपॉइंट किया है। तो सुप्रीम कोर्ट जो है इस गीता मित्तल कमेटी के थ्रू इंटरवेंशन कर रही है मणिपुर में। इस आर्टिकल में देखो राइटर ये बोलते हैं, नॉन स्टेट एक्टर्स का भी देखो राइज होता जा रहा है। बहुत सारे आर्म्ड ग्रुप्स हैं जो देखो इलीगल वेपन्स के साथ ऑपरेट कर रहे हैं, और उन्होंने ये जो वेपन्स है ना वो स्टेट आर्मरीज से लूटे हैं। अब देखो बहुत सारे नॉन स्टेट एक्टर्स मणिपुर में अगर आर्म्स के साथ घूमते हैं ना, तो इससे लॉलेसनेस आती है, पुलिस और मिलिट्री की जो पावर है वो अंडरमाइन होती है, और जो लोग शांति और डायलॉग चाहते हैं ना, उनको भी ये जो नॉन स्टेट एक्टर्स हैं ना, आर्म्ड ग्रुप्स हैं, ये धमकाने की कोशिश करते हैं। और एक चिंता की बात ये भी है, ऐसे एरियाज जैसे देखो जिरीबम है, जिरीबम एरिया वो था जहां पे पहले वायलेंस नहीं था, बट देखो अब ऐसे एरियाज भी वायलेंस के लपेटे में आ गए हैं। बात करें मीडिया फोकस की, आर्टिकल में देखो ये बोला जाता है, जब मणिपुर में देखो कोई बहुत ही ज्यादा सीरियस हिंसा वाला केस सामने आता है ना, तभी मीडिया का वहां पे ध्यान जाता है। अदरवाइज तो देखो सिचुएशन तो खराब ही है ना। जैसे किसी केस में एकदम से 10 लोग मारे गए, 15 लोग मारे गए, कोई बहुत ज़्यादा सेक्सुअल हरासमेंट का केस सामने आया, तब मीडिया का ध्यान जाता है। अदरवाइज मीडिया चुप है। मणिपुर की सिचुएशन को ठीक करने के लिए मीडिया का ध्यान ही नहीं है। फिर राइटर ये बोलते हैं कि सरकार भी तो देखो जवाब देने को तैयार नहीं है ना। सरकार से जब कोर्ट में ये बोला जाता है सरकार कि आप डिटेल्स जाहिर करो, कमेटी ने अभी तक क्या क्या बोला है, कमेटी ने क्या क्या डॉक्यूमेंट किया है, तो फिर सरकार का वकील कहते हैं कोर्ट में कि कमेटी की जो फंक्शनिंग है और कमेटी की जो रिपोर्ट है उसे डिस्क्लोज नहीं कर सकते, इसे नेशनल सिक्योरिटी को नुकसान पहुंचेगा। राइटर बोलते हैं देखो ये तो व्हील ऑफ सिक्रेसी है, सिक्रेसी का पर्दा है और डाइवर्जन टैक्टिक है। नेशनल सिक्योरिटी का रियल कंसर्न देखो तब होता है जब सेंसिटिव ऑपरेशन या फिर मिलिट्री एक्शन से इन्वॉल्व हो। यहां पे फोकस होना चाहिए पूरी तरह से अकाउंटेबिलिटी फिक्स करने का और विक्टिम्स को जस्टिस दिलाने पर फोकस होना चाहिए। और देखो एक अच्छी बात राइटर ये बोलते हैं, देखो जब भी ऐसे सिचुएशन सामने आई ना, चाहे जैसे श्रीलंका में भी सिविल वार हुआ था, एक ही चीज से सिचुएशन नॉर्मलाइज की जा सकती है, ट्रूथ एंड रिकॉन्सिलिएशन मैकेनिज्म। ट्रूथ एंड रिकॉन्सिलिएशन मैकेनिज्म, ट्रूथ मतलब पूरा सच सामने लाना, किसने वायलेंस किया, और रिकॉन्सिलिएशन मतलब सोशल ट्रस्ट बिल्ड करना, कम्युनिटी के बीच हार्मनी प्रोड्यूस करना। अगर देखो ये ट्रूथ एंड रिकॉन्सिलिएशन होगा ना, तो इससे अकाउंटेबिलिटी बढ़ती है, लॉन्ग टर्म में पीस आती है और पॉलिटिकल और सोशल गैप्स भी ब्रिज होते हैं, मतलब दोनों के बीच में दूरी जो है वो कम होती है। हमने ये देखा श्रीलंका में भी और इवन साउथ अफ्रीका में भी अपार्थाइड ईरा यानी रंग भेद की नीति खत्म होने के बाद ट्रूथ एंड रिकॉन्सिलिएशन कमीशन काफी ज्यादा सक्सेसफुल रहा। तो मणिपुर में भी इसी प्रकार से हमें काम करने की आवश्यकता है। तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया मणिपुर की सिचुएशन से संबंधित। चलते हैं आगे। मैन राइट से संबंधित देखो ये क्वेश्चन आज आपको अटेम्प्ट करना है। 250 वर्ड्स में आपको इस क्वेश्चन का आंसर देना है और 15 मार्क्स का ये क्वेश्चन है। तो ये थी हमारी आज की डिस्कशन। मिलते हैं मंडे को फिर से एक नई एनर्जेटिक डिस्कशन के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखिए, अच्छे से पढ़िए, रिवाइज भी करिए, अपना बेस्ट दीजिए। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।